हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेल वर्ड्स के बारे में, जिनको कैलेंडर वर्ड्स या डायरेक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टेल वर्ड्स का मीनिंग, टेल वर्ड्स की कैटेगरी और इनको कैसे टैकल और हैंडल करें। दोस्तों, टेल वर्ड्स जो होते हैं ये आपके आंसर की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं, और टेल वर्ड्स आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको अपना आंसर किस दिशा में ले जाना होता है। अगर आप टेलवर्स को समझ लेते हैं तो आपको प्रश्नों को समझने में व आंसर लिखने में सहूलियत होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि वे टेलवर्स में कौन कौन से होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, टेलवर्स जो होते हैं इनको पुछल्ले शब्द भी कहते हैं। पुछल्ले शब्द, ठीक है दोस्तों। अब इसकी दोस्तों तीन कैटेगरी होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ आरएस मेंस के हिसाब से। आईएएस में कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन आरएस में जो पूछे जाते हैं वो तीन कैटेगरी के टेलवर्स पूछे जाते हैं। कैटेगरी वन, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री। दोस्तों, कैटेगरी वन है, इसमें वोट एस्पेक्ट होता है। और कैटेगरी टू में वोट के साथ वाई एस्पेक्ट होता है। और कैटेगरी थ्री में दोस्तों वोट एंड वाई के साथ साथ हाउ एस्पेक्ट भी होता है। इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैटेगरी फर्स्ट। दोस्तों, कैटेगरी फर्स्ट में जैसे कि हमने कहा कि कैटेगरी फर्स्ट में वोट एस्पेक्ट होता है। इस कैटेगरी में जो टेलवर्ड्स आते हैं दोस्तों, उनमें है एक तो मीनिंग, यानी अर्थ बताइए। डिफाइन, परिभाषित कीजिए। आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए। मेंशन, उल्लेख कीजिए। हाईलाइट, प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट, इसका भी अर्थ प्रकाश डालिए होता है। एनलिस्ट, परिगणना कीजिए। डिफरेंशिएट, विभेदित कीजिए। ब्रीफ नोट या संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं। एनुमरेट, इसको भी प्रगणित कीजिए। एनलिस्ट और एनुमरेट दोनों सेम से होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये वाले जो टेलवर्ड्स हैं ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, पहले बात तो, और इनका आंसर भी बिल्कुल सिंपल देना होता है। बिल्कुल इजी इजी वर्ड्स लिखने होते हैं, इसमें फैक्ट और डाटा लिखने होते हैं। और इन टेलवर्ड्स में जैसा आपने पढ़ा है वैसा का वैसा ही लिखना होता है। इसमें अपनी तरफ से कोई एडवाइज या अपने विचार नहीं देने होते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आपने किताबों में पढ़े हैं या किसी नोट्स में पढ़े हैं, उसको एज इट इज लिखना होता है। बस आपको क्या करना होता है कि आपको जो आंसर फॉर्मेट है वो बनाना पड़ता है। जैसे इंट्रो, फिर आंसर की मेन बॉडी, और फिर कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखना होता है कि इंट्रो, एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखे, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखे, और मेन बॉडी में आंसर के कौन कौन से पार्ट लिखने होते हैं, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है। अब इस जो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट, इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? अब यहाँ देखो दोस्तों, आपसे सिर्फ मीनिंग पूछा गया है। मीन्ड यानी मीनिंग, अर्थ पूछा गया है आपसे सीधा का सीधा। ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने पढ़ा है कि संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा पढ़ी है, इसका अर्थ पढ़ा है, वही आपको लिखना है। इसमें आपको अपनी तरह से एक्स्ट्रा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है? अब यहाँ भी दोस्तों देखो, वही आपको मीन्स पूछ रहा है, यानी आपको पूछ रहा है। यहाँ भी आपको सिर्फ प्रशासनिक संस्कृति है उसका अर्थ बताना होता है। यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। यहाँ आपसे सीधी सीधी परिभाषा पूछ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो अरुणा आसफ अली की भूमिका थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में, वो सीधा का सीधा आपको बताना है, उसको भी कोई भी एनालाइज वगैरह नहीं करना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। प्रशासन पर न्यायपालिका जिस जिस रूप में नियंत्रण करती है वो आपको सीधे सीधे लिखने होते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सचिवालय व निदेशालय में भेद कीजिए, डिफरेंशिएट पूछ रहा है दोस्तों। परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। ठीक है। इन दोनों के मध्य, जैसे एक तरफ तो क्या है, परंपरागत
एक तरफ है विकास प्रशासन। ठीक है दोस्तों। अब इनमें जो जो अंतर है वो आप यहाँ लिख दो, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो सिरोही के विलय की जो घटनाक्रम है कि राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हुए हैं, तो उन 7 चरणों में कौन कौन से चरणों में सिरोही का विलय कैसे हुआ, और अंतिम चरण जो 7वां चरण था 1 जून 1956 को, उसमें सिरोही का पूर्ण विलय हो गया था। तो वो आपको सीधा का सीधा क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, एक सीधा लेख लिखना है। ठीक है दोस्तों। एनुमरेट द persons who may present an application to the magistrate seeking relief under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। उन व्यक्तियों को प्रगणित कीजिए जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आपको सिर्फ उन लोगों के नाम लिखने हैं, उन अधिकारियों के नाम लिखने हैं, उन कर्मचारियों के नाम लिखने हैं जो इस अनुच्छेद से या इस अधिनियम से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी। यहाँ दोस्तों प्रगणित कीजिए या फिर परिगणना कीजिए, एनुमरेट या एनलिस्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है कि जितनी बातें हैं उनकी गणना करते रहो आप। ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, कैटेगरी फर्स्ट के जो 12 वर्ड्स हैं इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, इसमें जैसा आपने पढ़ा है सीधा सीधा आंसर देना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। तो दोस्तों कैटेगरी जो 2 होती है इसमें वोट के साथ साथ वाही एस्पेक्ट भी छुपा होता है, और ये आरएस मेंस में दोस्तों आने वाले सबसे ज्यादा टेलवर्स इसी कैटेगरी के होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इन्हीं के आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, सबसे पहला है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए या समझाइए। और एक्सप्लेन में कई बार हिंदी में स्पष्ट कीजिए भी आता है, कई बार क्लैरिफाई को भी स्पष्ट कीजिए कहते हैं। ठीक है। डिस्कस यानी चर्चा कीजिए, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए, विवेचन कीजिए भी आता है, विवेचन कीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर आता है एलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर एक आता है कमेंट यानी टिप्पणी कीजिए। ये जो जितने भी टेलवर्ड्स हैं दोस्तों, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, डिस्कस, डिस्क्राइब, एलेबोरेट और कमेंट, इन सब में आपको कोई भी पर्सन है उसमें विभिन्न आयाम देखने होते हैं। प्रश्न लिख आंसर लिखते समय आपको प्रश्न के विभिन्न आयाम देखने होते हैं, और आयाम देखते हुए ही आपको आंसर लिखना होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आगे डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए में कि भारत के संविधान के उद्देशिका में जो बंधुत्व का उल्लेख है इसका अर्थ लिखना है। ठीक है दोस्तों। और संविधान में बंधुता के कुछ आर्टिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो लिखने हैं। ठीक है दोस्तों। बंधुता को क्यों एक्सेप्ट किया गया, किस परिप्रेक्ष्य में एक्सेप्ट किया गया, वो सब आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि कोई बात छुपी हुई है, क्या है, छुपी हुई बात है, उसको आपको क्या करना है, उजागर करना पड़ेगा। तो ये वाले जो टेलवर्ड्स हैं जितने भी इस कैटेगरी के, उनमें सभी में यही है दोस्तों कि आंसर के कई डायमेंशन होंगे, कई आयाम होंगे, और इन आयामों को आपको उजागर करने होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए यानी एक्सप्लेन कीजिए। जितनी भी तनाव प्रबंधन की युक्तियां हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उन सबको आपको समझाना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैनेजरियल व्यू अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ भी दोस्तों वही है कि प्रशासन की प्रकृति के संबंध में जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको लिखना है, उसमें जो छुपी हुई बातें हैं गहराई से उसको निकाल कर बाहर लाना है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। अब यहाँ दोस्तों लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार है वो कितना ब्रॉड है, कितना डेप्थ है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए।
सूरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पे प्रयुक्त अनुसार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की विस्तृत है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आप ये जितने भी टेलवर्स हैं दोस्तों, जो हमने बात करी, जितने भी हैं, इसमें कई एस्पेक्ट्स छुपे होते हैं, कई आयाम छुपे होते हैं, और इन आयामों को आपको आंसर में लिखना होता है, इनको उजागर करना होता है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं आंसर में, अगर कोई एनलिस्ट कर रहे हैं, कोई बिंदु बना रहे हैं, कोई बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं, तो अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके कई आयाम हैं, जैसे उसके सोशल हैं, ठीक है, उसके कल्चरल हैं, उसके इकोनॉमिक हैं, उसके एनवायरमेंटल है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास एक निश्चित जगह होती है पेपर में, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो 100 वर्ड का आंसर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 या 3 लाइन में तो लिख देते हैं इंट्रो, 2 या 3 लाइन होती है किसके लिए, कंक्लूजन के लिए। लेकिन जब हम आयाम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों, तो एक आयाम को ही इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं हम कि बाकी के आयाम लिखने के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए हमें 10 में से 2 या 3 या 4 नंबर मिलते हैं। कई बार आपने एनालिसिस किया होगा कि आपको आपने अपने हिसाब से खूब अच्छा आंसर लिखा है, और आप जब आंसर चेक करते हो, जब आप कॉपी मंगवाते हो, तो आप देखते हो कि आपको 3 या 4 नंबर मिले होते हैं 10 में से, और आपने फुल पेज भर रखा है। तो उसका यही होता है कि आप पर्सन को समझ नहीं पाए, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाए, और आपने उसमें विभिन्न आयाम नहीं लिख पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे हम आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी ये 6 वीडियो की सीरीज खत्म हो जाएगी आंसर राइटिंग की, उसके बाद हम एक एक पर्सन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कैटेगरी 3। तो दोस्तों कैटेगरी 3 है, इसमें वोट एंड वाई के साथ साथ हाउ एस्पेक्ट भी आता है। क्या, क्यों के साथ साथ कैसे। अब आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कोई चीज है तो क्या है और क्यों है, लेकिन ये कैसे है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से टेलवर्स आते हैं। एग्जामिन, इवेल्युएट, एनालिसिस, क्रिटिसाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालिसिस, सजेशन दीजिए, आउटलाइन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हिंदी में परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन या समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, सुझाव दीजिए, रूपरेखा दीजिए या रेखांकित कीजिए। ये जो है दोस्तों, ये आते तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे टफ है ये, सबसे कठिन 10 वर्ड्स है आरएस में। और इनका ट्रेंड पिछले 2-3 वैकेंसी में ज्यादा बढ़ा है। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल ये आरपीएससी जो है दोस्तों, ये यूपीएससी को फॉलो करने लग गई है धीरे धीरे। अब यहाँ ऐसे 12 वर्ड्स का आंसर देते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इस टाइप के 12 वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या है, हमें एक तो देखो प्रोस एंड कॉन्स, यानी आंसर में हमें पक्ष और विपक्ष, कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर हमें पक्ष और विपक्ष, उसकी खूबियां और कमियां, ये दोनों बतानी होती है। या तो हमें उसका सपोर्ट करना है या अपोज करना है, या हमें बैलेंस रखना है। समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे और बैलेंस रखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। उसकी मेरिट डिमेरिट्स बताएंगे, गुण और दोष बताएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी फायदे और नुकसान क्या क्या है वो भी बताएंगे। और गुड्स एंड बैड्स, यानी अच्छाई और बुराई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहां भी आपको इस टाइप के टेलवर्स दिखे, तो ये वाले सारे एस्पेक्ट हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप ये 2-3 देखो, परीक्षण करें, समीक्षा करें, विश्लेषण करें, ठीक है, मूल्यांकन करें, इनका अर्थ क्या है ये समझिए। आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, परीक्षक, और एक शब्द सुना होगा परीक्षा। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो एक परीक्षक होता है जो हमारी कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करता है।
अब इस परीक्षक का काम क्या है कि आपने जो कॉपी में आंसर लिखा है उस आंसर को ये चेक करेगा और आपको निर्धारित अंकों में से, मान लो 10 अंक है, उसमें से ये आपके आंसर के आधार पर आपकी गलतियों को देखेगा, आपकी अच्छाइयों को देखेगा, आपकी बुराइयों को देखेगा, आपके सकारात्मक पहलू क्या है उनको देखेगा, कि नकारात्मक पहलू क्या है उनको देखेगा, आपकी खूबियां देखेगा। इन सबको देखने के बाद आपको अंक देगा। हो सकता है आपको 10 में से 4 दे दे, या हो सकता है आपको 10 में से 1 दे दे। हो सकता है किसी किसी को 10 में से 9 भी मिलते हैं, लेकिन वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए कि कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है, हो चुकने के बाद हम उसकी समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? जैसे आपने सुना होगा आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक रिव्यू। बजट से पहले सरकार सरकार क्या करती है कि सरकार ने जो पिछले साल बजट पेश किया था, इस बजट की जो पैसा आया और पैसा जो गया, यानी आय और व्यय जो हुआ, इसकी समीक्षा करेंगे कि हमने जिस चीज के लिए पैसा खर्च किया था वो पैसा उस चीज में खर्च हुआ या नहीं, और उसका कितना हमें रिजल्ट मिला, कितना प्रतिफल मिला, इस चीज की समीक्षा की जाती है। तो दोस्तों ऐसे एक क्वेश्चन देखिए, परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब दोस्तों यहाँ आपको कथन दे दिया कि परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। क्या ये बात सही है या गलत है? अगर सही है तो कितनी सही है, गलत है तो कितनी सही है? अगर आप इस बात के पक्ष में दे रहे हैं तर्क, तो आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, तर्क देने पड़ेंगे कि भाई ये बात सही है तो इस इसलिए है, और गलत है तो इस इसलिए है। ठीक है? तो परिवार मनुष्य के नैतिक विकास में कौन कौन से वैल्यूज ऐड करता है, तो आप एथिक्स में पढ़ेंगे मूल्य, कि परिवार से सीखे जाने वाले मूल्य, समाज से सीखे जाने वाले, शैक्षणिक संस्थानों से, तो वहां परिवार वाले मूल्य है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। कि भाई हम, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ आपको देखो दोस्तों, मैं थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कि परिवार से जो हम वैल्यू सीखते हैं, कि हम माता पिता से क्या सीखते हैं, ठीक है दोस्तों, दादा दादी से क्या सीखते हैं, दादा दादी से क्या सीखते हैं, भाई बहन से क्या सीखते हैं, कौन कौन से मूल्य हैं जो हम ग्रहण करते हैं, उनके बारे में पहले आप बताओगे। जैसे माता से हम सीखते हैं, ममत्व से सीखते हैं, करुणा सीखते हैं, देखभाल करना सीखते हैं, ठीक है दोस्तों, हम दया सीखते हैं। पिता से हम सीखते हैं दोस्तों, जैसे जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, ठीक है, सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका निभाना में पिता ही सिखाता है दोस्तों। ठीक है? तो अब ये मूल्य हैं, हम सीखते हैं सारे, तो इनके पक्ष में आपको तर्क देने होते हैं, वही उसी को समीक्षा कहते हैं। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता दोस्तों, ज्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। अगर आप टेल वर्ड्स का मीनिंग समझ जाते हैं कि किस टेल वर्ड में आप आंसर की क्या डायरेक्शन रखेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुशासन तथा लोक सेवा में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये विश्लेषण कीजिए है, इस विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको जो कैटेगरी 3 है, इसमें कई प्रश्नों में मिलेगा, विश्लेषण कीजिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो, विश्लेषण, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक तो विश्लेषण और एक संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, या आपने सुना होगा एनालिटिकल और सिंथेटिकल, आपने सुना होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है दोस्तों, अब अब आप देखो, कोई वस्तु आपस में जुड़ी हुई है, इसमें कई लेयर्स हैं, ठीक है दोस्तों, अब इन लेयर्स को तोड़ तोड़ के आप अलग करो, इसको तो कहेंगे विश्लेषण। जैसे नाभिकीय विखंडन नहीं होता, कि एक नाभिक को कईयों में तोड़ना, ठीक है। संलयन क्या है, कि कई लेयर्स है उनको जोड़ के एक बनाना, ठीक है। जैसे नाभिकीय संलयन या संश्लेषण, जैसे कई
परमाणु जुड़ के एक अणु का निर्माण करते हैं। ये तो यहाँ आपसे विश्लेषण पूछा गया है दोस्तों कि अब आप पहले देखो, सुशासन एवं लोक सेवा में नैतिकता के लक्ष्य है। तो ये बताओ आप इसमें कि सुशासन लोक सेवा में नैतिकता के लक्ष्य क्या है। फिर गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराई बताओ, और फिर इसको जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी की 7 बुराइयां बताकर फिर आपको बताना पड़ेगा कि सुशासन के जो लक्ष्य है वो इस बुराई से ये, इस बुराई से ये, इस बुराई से ये, इस बुराई से ये, इससे ये, तब जाके उसको कहेंगे कि आपने पूरा विश्लेषण या एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मूल्यांकन कीजिए में क्या है दोस्तों, विशेषताएं आपको लिखनी है, लेकिन उन विशेषताओं के बारे में ये भी लिखना है कि उसके इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, और जब आप इसको लिखोगे, इस मूल्यांकन का, परीक्षण का, इन सब का अर्थ वही है दोस्तों, समीक्षा का सबका अर्थ वही है। इसमें कोई ये अलग शब्द आ जाने से आप घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचनात्मक परीक्षण में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक को आपको एग्जामिन तो करना ही है, परीक्षण तो करना ही है, आलोचना करनी है, थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, बुराई, कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कि जो ये बेगू किसान आंदोलन हुआ, और इस बेगू किसान आंदोलन में क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या कमियां रही है, उन कमियों को आपको उजागर करना पड़ेगा। अभी जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने देखा कि कई स्टूडेंट बेगू किसान आंदोलन का वर्णन करके आ गए कि उसमें क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या घटना थी, कौन से नेता थे, किसी नेता का क्या योगदान रहा। इसने पूछा है आलोचनात्मक परीक्षण। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स के कम नंबर आए। कम नंबर आए करने का कारण क्या है कि जो पूछा है वो तो आपने बताया नहीं, वो जो नहीं पूछा वो आप बता रहे हो। तो इसको कहते हैं कि आप क्वेश्चंस की डिमांड नहीं समझ पाते हैं। डिमांड समझोगे दो चीजों से, एक तो कीवर्ड्स, बेगू किसान आंदोलन, ये तो कीवर्ड है, राजस्थान का बेगू किसान आंदोलन, और ये है टेलवर्ड, आलोचनात्मक परीक्षा। कीवर्ड्स आपको बताएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, टेलवर्ड्स आपको बताएगा कि किस दिशा में लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि 19वीं शताब्दी का जो भारत में पुनर्जागरण हुआ, ये क्या है, कैसे है। फिर आप 2 लाइन में बताओ कि पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था, कि अंग्रेज जो थे, यूरोपीय थे, वो हमें चुनौती देते थे कि भाई आप ऐसे हो, जाहिल हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, आपकी संस्कृति ऐसे है, आप काले हो, तो हमारी भाषा ऐसी थी, हम जातियों में बटे थे। तो वो जो चुनौती हमें मिली और जो उनसे सीखने के लिए प्रेरणा मिली हमें, उन्होंने डेवलपमेंट किया, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे या आंदोलनकारी थे, ठीक है, वो विदेशों में पढ़ने गए, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी, साहित्य पढ़ा, वहाँ के सरकारों के कामकाज को देखा, तो वो आकर यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण का कार्य किया, यहाँ के लोगों को प्रेरित किया। धर्म में जो पाखंड थे, ठीक है, कर्मकांड थे, उनको चुनौती पेश करी। अब ये तो हम कह देंगे कि भाई ये था परिणाम, चुनौती और प्रेरणा ये थी, लेकिन हमें लास्ट में ये भी कहना है कि नहीं, ये केवल पश्चिम की चुनौती और प्रेरणा का परिणाम नहीं था, यहाँ हमें खुद का आत्मज्ञान भी था। हमारे जो बुद्धिजीवी थे, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती हुई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए, ये जितने भी हैं, इनका खुद का आत्मज्ञान भी था, उनकी शिक्षा भी थी, उनकी समझ भी थी। उन्होंने समय को पहचाना, समय की मांग को पहचाना, और समय की मांग को पहचानते हुए उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण का कार्य किया। तो ये जो टेलवर्ड्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको आंसर किस डायरेक्शन में ले जाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए। वही बात आ गई दोस्तों, ये तो समर्थन करो या विरोध करो।
अब देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये बताना है कि जो आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल था, उसमें कौन-कौन तो शामिल थे। एक ब्रीफ इंट्रो देना है छोटा सा, और उनका चरित्र इस हिसाब से बताना आपको कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति है, वो इसका ये योगदान था, ये आंदोलन में इसका ये था, इसका ये था, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं आए मंत्रिमंडल में कि वो चुनाव जीते हैं, वो एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आए हैं, लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आया है। उन्होंने देश के लिए आजादी का आंदोलन लड़ा, आजादी प्राप्त करी, जाके उनको मौका मिला लोगों को ये कार्य करने के लिए या सरकार बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। अब ग्राम सभा की कार्यप्रणाली तो है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपके क्या-क्या सुझाव हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अब ये देखो दोस्तों, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है, कोई भी निश्चित आंसर नहीं है, और इसमें हर स्टूडेंट अपने हिसाब से सुझाव देगा। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉपी चेक करने वाले पर डिपेंड करता है कि आपने जो लिखा है वो कितना सटीक लिखा है, और उसी के आधार पर यहाँ आपको नंबर से मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 20वीं शताब्दी में भारतीय क्रांतिकारी सत्ता आंदोलन के विकास की रूपरेखा लिखिए। अब यहाँ देखो, भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ आपको जो अहिंसात्मक आंदोलन है उनके बारे में नहीं, क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन उसके चरण लिखने पड़ेंगे, तो उसकी रूपरेखा लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कौन शामिल था, कहाँ से शामिल था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, जितना आपको इसमें समझाना था मैं समझा चुका हूँ। अब आगे की बात, इनको अप्लाई कैसे करते हैं, जितने भी टेलवर्स हैं इनको हम लिख के, आंसर लिख के फिर आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस टेलवर्ड्स का यूज कैसे कैसे करते हैं, और किस कीवर्ड्स के साथ जो कौन सा टेलवर्ड आएगा, तो पर्सन का जो डायरेक्शन है, आंसर देने का जो डायरेक्शन है वो कितना चेंज हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।